टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, फिर उठा सवाल मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बवाल। उत्तराखंड में लगातार अवैध अतिक्रमण व अवैध जमीनी कब्जे को लेकर धामी सरकार सख्त है। इसी बीच अब भारतीय सैन्य अकेडमी यानी आईएमए की सुरक्षा को ताक पर रखकर इस्लामिक संस्था द्वारा कृषि भूमि को बिना लैंड यूज कराए बेच दिए जाने का मामला देहरादून में सामने आने से चर्चा गर्म है। खास बात यह है कि उक्त प्रकरण शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी है, जो कि दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमाए हिंद के नेता हैं और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। यह मामला सुर्खियों में आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह सचिव शैलेश बगोली के जरिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार को इस भूमि प्रकरण पर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार महमूद असद मदनी के शेखुल हिंद ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई भूमि जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ट्रस्ट द्वारा 15 व्यक्तियों को बड़े भूखंड के रूप में भूमि विक्रय की गई है तथा इन 15 व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि लगभग 70 से 80 व्यक्तियों को विक्रय की गई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, जो संवेदनशील विषय है और जिसकी गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, पहले हम वो दिखा देते हैं आपको। इस वक्त ये बड़ी खबर पेंड्रा से सामने आ रही। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर पर सवाल। कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर दूर लैंड हुआ हेलीकॉप्टर। पेंड्रा सीएम का हेलीकॉप्टर दूसरी जगह लैंड होने से हड़कंप मच गया। कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर दूर लैंड हुआ सीएम का हेलीकॉप्टर। दूसरे हेलीपैड में उतरने से प्रशासन में खलबली मच गई। हेलीकॉप्टर गुरुकुल हेलीपैड में उतरा, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर दूर उतरा, दूसरे हेलीपैड पर उतरा सीएम साय का हेलीकॉप्टर। दूसरे हेलीपैड पर उतरने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। और संजय ठाकुर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मुख्यमंत्री साय का हेलीकॉप्टर जिस जगह उतरना था वहां ना उतरकर वहां से 5 किलोमीटर स्थित दूर दूसरे हेलीपैड पर उतरा है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही, कैसे ये घटना किस तरीके सामने आई है? क्योंकि 5 किलोमीटर दूर दूसरे हेलीपैड पर उतरना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था पेंड्रा के मौसम में, जिसके कारण जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर यहाँ आए तो गुरुकुल हेलीपैड यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जहाँ उनको दोबारा वहाँ जाना था वहाँ पे उतर गया। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर वहाँ से फिर उड़ान भर कर पेंड्रा के मल्टीपल पर हाई स्कूल में आया है, जिसमें आपको मौसम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। संजय, अगर बात करें कोई तकनीकी खामी थी, मौसम की खराबी थी या कोई दिशा में कोई चूक होने से ये लैंड कराया गया दूसरे हेलीपैड पर, अब ये लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर जल्दी से वहाँ पे उतर गया था, हेलीपैड में वहाँ जाना था। उसका चालक संगठन है कि आपको तुरंत बैंक का पालन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पार्टी से की कोशिश थी आज 12 नवंबर था, उसका निवेदन है कि कुछ बैंक का खबर लोगे, अभिनंदन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भारत की पाओ थी बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम का हेलीकॉप्टर दूसरी जगह लैंड होने से हड़कंप मच गया, प्रशासन में हड़कंप मच गया।
आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल पर जहां पर ये हेलीकॉप्टर लैंड होना था, वहां से 5 किलोमीटर दूर दूसरे हेलीपैड पर लैंड हुआ ये हेलीकॉप्टर, और जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन में हड़कंप मच गया। और अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट की। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। दो 2022 में हुए चुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती रहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, जिस पर अब भाजपा और कांग्रेस फिर आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोपों के तीर भी चलने शुरू हो गए। जानकारी के अनुसार इंडियन मिलिट्री एकेडमी को जब यहां उक्त इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने के प्रयासों की जानकारी मिली तो उनके द्वारा उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस की तिवारी सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज की गई, जिसके बाद इस योजना पर कई माहों तक रोक लगी रही। कांग्रेस सरकार के बाद आई बीजेपी सरकार के समय यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जब पुनः कांग्रेस की सरकार आई तो एक बार फिर से यहां इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने के लिए हलचल तेज। ट्रस्ट के अध्यक्ष महमूद हसन मदनी द्वारा मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ले जाया गया, जो कि कई माहों तक चला, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आईएमए की आपत्ति ही रही। वहीं देहरादून में इस भूमि को लेकर हैदराबाद के हिंदुवादी नेता टी राजा सिंह, जो कि गौशा महल हैदराबाद से 5 बार के विधायक रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनके द्वारा जमीयत उलमाए हिंद के महमूद मदनी पर खुला आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा देहरादून में कांग्रेस शासनकाल में ली गई भूमि को बेच दिया गया। साथ ही इस मामले पर धामी सरकार ने भी कड़े शब्दों में साफ किया है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद का अध्यक्ष महमूद मदनी, यहां व्यक्ति मुसलमानों का नाम ले लेकर धंधा करने वाला व्यक्ति है। मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपके सामने रखूंगा। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी, वो समय पर 103 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में कांग्रेस की सरकार से इन्होंने एजुकेशन मदरसा के नाम पर खरीदी थी। और आज वही देहरादून में 103 बीघा जमीन जो मुसलमानों के हकदार है, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हलाल सर्टिफिकेट पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, आज 500 करोड़ रुपए में देहरादून में यहाँ जमीन बेच रहे हैं। देखिए, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी जमीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी तो इस सरकार में निहित करेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार को और ट्रस्ट को निर्देश दिए थे कि उक्त भूमि का लैंड यूज चेंज नहीं किया जाएगा और ये कृषि भूमि ही रहेगी, और यदि बेची जाएगी तो भी कृषि भूमि ही रहेगी, तथा इससे जो पैसा आएगा वो भी ट्रस्ट में सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा। ट्रस्ट यहाँ देवबंद दारुल उलूम की तरह विशाल मदरसा अथवा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा था, जिसके लिए ट्रस्ट द्वारा 20 एकड़ भूमि ग्राम हरियावाला, धौलास, पछुआदून, परगना, विकासनगर, देहरादून में धारित भूमि किसानों से ली गई थी। और साथ ही कुछ और ग्राम समाज और वन विभाग की भूमि पर भी कथित रूप से कब्जा किया गया था, जिसको लेकर राजनीति में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया, साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी। उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से मानना रहा है कि ये जो दिल्ली के दल है और ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये चोर चोर मौसरे भाई हैं और रुपये के दो पहलू हैं। ये दोनों मिल बांट करके इस प्रदेश को बर्बाद करने पर तुले हैं। अगर कांग्रेस के समय में इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर यह जमीन अगर अलॉट की गई थी, तो बाद में उसमें बीजेपी ने उसी जमीन को हत्या कर उसमें बड़े बड़े लोगों को बांटने का, बेचने का काम क्यों किया है? और अब जब चुनाव सिर पे है, 2027 सामने दिख रहा है और बीजेपी शुरू से ही तुष्टिकरण, धर्म और बेधर्म की बात करती है, तो उनको एक अच्छा यह भी मौका मिल गया है कि हमने
यूनिवर्सिटी की जो जमीन थी उस पर जो कब्जा हो रहा था उसको रोक दिया। देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2022 के चुनाव में दी थी और लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता द्वारा इस प्रदेश के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बारे में कोई बात नहीं की गई और ना ही इस संबंध में कोई कदम उठाए गए। अब प्रश्न उठता है कि 2002 से 2007 के बीच में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के समय सरकार ने जो है शैक्षणिक संस्थान के लिए जमीन आवंटित की थी। यह दिगर बात है कि वो मुस्लिम था, लेकिन अगर कोई लीज जो है जिस कार्य के लिए दी जाती है उसके इतर उतर कार्य होता है, उस कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सरकार क्यों मौन रही? क्यों नहीं 10 साल से आपने कार्रवाई की? ये तो जवाब जो देना पड़ेगा। 10 साल क्यों, 15 साल हो गए सरकार को इस सूबे में, क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जमीन खुर्द-बुर्द करना एक अलग विषय हो गया और किस लिए जमीन आवंटित की गई थी वो अलग विषय हो गया। वो ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब पिछले 2022 के चुनाव में सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर विषय उठा था, अब जिसको बार बार बाद में हरीश रावत जी ने डिनाई किया कि साहब ऐसा कोई विषय नहीं था, आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि 2004 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में मोहम्मद मदनी को ये जमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई थी और उसके बाद से लगातार वहाँ पर प्रयास हो रहे थे, जबकि IMA वहाँ पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था, उसके विरोध के बावजूद कांग्रेस ने जमीन वहाँ अलॉट की थी। जब 2022 में विषय उठा तो हमारे भी ध्यान में आ रहा था कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, कहाँ बन सकती है। लेकिन कोई विषय उठा था, राजनीतिक माहौल था, तो हमने उसका विरोध भी किया और मीडिया ने और तमाम जनता ने उस बात का विरोध किया और वो उस काम को कर नहीं पाए। लेकिन आज जब ये प्रकरण सामने आया तो समझ में आया है कि 2022 में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की गई थी उसका आधार ये जमीन थी, क्योंकि जमीन ऑलरेडी उसके लिए दी जा चुकी थी। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने पर सवाल उठाए थे और ये मुद्दा सुर्खियों में रहा और जनमानस में गहराया रहा। आज भी कांग्रेस नेता इस पर सफाई देते रहते हैं कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन इस बार भाजपा इस प्रकरण को लेकर जरूर कांग्रेस को मुस्लिम प्रेमी बताने की कोशिश में जुटी है। वहीं भाजपा उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश का आरोप कांग्रेस को ही बता रही है। अब देखना होगा कि इस बार फिर चुनाव आने से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भाजपा आगामी चुनाव में भुनाने में कामयाब रहेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो किस तरीके से इस्लामिक संस्था के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया 20 एकड़ जमीन जो शैक्षणिक कार्य के लिए ली गई थी, शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए ली गई थी, उसका टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको बेचा जा रहा था और अब इस पर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है और पहले भी इसको लेकर कई बार राजनीति गरमाई है और एक बार फिर अब ये राजनीतिक मुद्दा ये जो विषय है बनता नजर आ रहा है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रभा बदूनी जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आदरणीय अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले प्रभा बदूनी जी हम आपका रुख कर रहे हैं। प्रभा बदूनी जी, शैक्षणिक संस्था के लिए ली गई जमीन मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात कही गई थी, एक तो आप लोग लगातार इसको लेकर 2022 के चुनाव में भी लगातार हमलावर थे कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के जो नेता थे वो कह रहे थे नहीं, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं, लेकिन जो ये शैक्षणिक संस्था के नाम ये जमीन दी गई, हालांकि इस पर IMA के पास ये जमीन थी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा भी मामला था, लेकिन ये जमीन किस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बेची जा रही है, अब इस पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये जमीन का मामला हमारे सामने आया है, तो देखिए ये कोई मामला नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शुरू से यही सवाल उठा रही है कि कांग्रेस की मंशा
2022 में भी उन्होंने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लेकिन अभी तक भी जो इनके तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे जब कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी, उन्हीं के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था और बकायदा उसके मैं तो कहूंगी ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन ये अब भी अगर जब उनसे प्रश्न होता है तो वो इस चीज को मना करते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कोई काम या मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। लेकिन अब ये देखिए, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने और जो उत्तराखंड का जनमानस है उन्होंने इसका विरोध किया था और उसका ही परिणाम निकला था कि इनको किस प्रकार चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर मन में आता था कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये लोग बना रहे थे वो कहाँ बना रहे थे। तो देखिए, जब ये आज ये क्लियर हो गया कि उसके लिए जमीन भी इन लोगों ने 100 बीघा आवंटित कर दी थी। मतलब उत्तराखंड बनते ही जो इनकी तुष्टीकरण की नीति वर्षों से चली आ रही है, जिसकी वजह से इनका एक खास वर्ग के साथ लगाव रहता है, जो इनका खास वर्ग का मैं कहूंगी वोट बैंक है और उसको केवल ये चुनाव के लिए यूज करते हैं, उस वर्ग विशेष को ये हर तरह की सुविधाओं से वंचित रखते हैं, वो प्यार इनका दिखाई दिया हमें आज भी। और जैसे ही ये खुलासा हुआ और कि आईएमए के नजदीक, देखिए आईएमए हमारा देश का जहां से इतने बड़े बड़े ऑफिसर निकलते हैं, भारतीय मैं कहूंगी हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान है, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इन्होंने उसको भी तार तार कर दिया। जब आईएमए के अधिकारियों ने इनसे बातचीत करी तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ पर इस्लामिक जो शैक्षणिक संस्थान है वही बनाएंगे। तो देखिए, ये वो पार्टी है जो किसी भी तरह से ना संविधान को मानती है ना कानून को ये लोग मानते हैं और देश की सुरक्षा तो छोड़िए, उसको का जो ट्रस्ट के मालिक है, अब देखिए आप महमूद मदनी, वो कहाँ, उनका ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, और उसके बाद कहाँ देवबंद, कहाँ उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो इस्लामिक संगठन है उनको ये उत्तराखंड में खड़ा करना चाहते हैं, यहाँ के देवत्वों को ये खराब करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यही कहते आए हैं कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है और उसी का नतीजा है कि आज चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो कि जनता इनको नकार रही है, इनको रास्ता दिखाने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जिस एजेंडे को लेकर ये सत्ता में आते हैं, इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना इनके पास विकास का कोई विजन है, केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति के सहारे ये राज्यों, देश के विभिन्न मैं कहूंगी राज्यों में सत्ता में आना चाहते हैं, काबिज होकर केवल इस देश को एक गलत दिशा की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं। और आज देखिए, हम सबके सामने अब कांग्रेस से क्या इनके पास रह गया है बोलने के लिए, जो ये बार बार कहते थे कि नहीं, हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते हैं। अगर ये देश है सबका है, क्या कोई शिक्षण संस्थान ऐसा हो सकता है कि कोई एक धर्म विशेष के लिए ही आप उसको बनाएंगे, बाकी समुदायों के लिए क्यों नहीं? और वो आईएमए के अधिकारियों ने जब एतराज किया, और वो कृषि भूमि थी, देखिए मनोज जी, उस कृषि भूमि पर जब इनको लगा कि अब हमारी मंशा ये पूरी नहीं हो पाएगी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो ये हाईकोर्ट चले गए कि नहीं, हमें यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, कृषि भूमि को, लैंड यूज इसका हम चेंज करेंगे। जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया तो इन लोगों ने क्या करा, संवैधानिक तरीके से 10-15 लोगों को उस जमीन को बेच दिया, उसकी प्लॉटिंग कर दी। और उसमें भी देखिए कितना खतरनाक एक चीज सामने निकल कर आ रही है कि वो जो प्लॉट आगे बेचे गए वो भी एक विशेष संप्रदाय के लोगों को बेचे जा रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए वहां पर किस तरह का षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा जा रहा है। ठीक है प्रभा जी, साफ स्पष्ट ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों को जो इनकी असलियत है कांग्रेस की, आज जनता के सामने आ गई है और अब 27 के चुनाव में भी इनको उसी प्रकार से जनता, ठीक है प्रभा जी, आपकी बात आ गई, जो इनकी मंशा है वो सामने आ गई है। ठीक है आशीष जी, आपका रुख करेंगे। आशीष जी, एक बार फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जो जिन्न है, इससे पहले कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, वो फिर से निकल आया है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा फिर से होने लगी है। लेकिन सबसे अहम बात है, इसको आप डेमोग्राफी के साथ खेल मानते हैं या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मानते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ इसको मानते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों का भी यहां उल्लंघन साफ तौर पर हुआ है। आपकी सरकार ने जिस जमीन को शैक्षणिक संस्थान के लिए दिया था और ये शर्त थी कि ये जमीन बेची नहीं जाएगी, बेची जाएगी तो कृषि कार्य हेतु ही सिर्फ बेची जाएगी, लेकिन उस पर प्लाटिंग हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि उत्तराखंड राज्य में भूमि कानून जब 2002 में बना तो 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे। तब ये भूमि कानून जिस रूप में लागू हुआ, भूमि अध्यादेश अधिनियम, उसमें बाहर के लोग यदि कोई जमीन खरीदते हैं, उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति, तो वो जिस उद्देश्य के लिए जमीन लेगा उसी उद्देश्य के निमित्त वो जमीन रहेगी। यदि वो उद्देश्य बदलने का काम करेगा तो वो जमीन जब्त कर ली जाएगी। उसके लिए कानूनी व्यवस्था बनी हुई थी। ये व्यवस्था जब लागू हुई तब एनडी तिवारी जी की सरकार यहाँ राज्य में थी
और उसी कानून के चलते ही उस समय में जो असद मदनी जी ने एक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जो जमीन ली, जब उस शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं मिली तो वो जो जमीन थी वो जस की तस पड़ी रही। यानी वो जो जमीन थी जहां वो उसी काम में रही, वहां ना तो कोई शिक्षण संस्थान बना और ना ही वहीं कोई कार्य हुआ। अब रही बात उस जमीन को बेचने की, आज के समय में जो पावर अटर्नी किसी एक व्यक्ति को दी गई और उसने वहां बेचने का जो काम शुरू किया है, आज के समय में जो प्राधिकरण के नियम है उसके अनुरूप नहीं है। वो अगर उनको प्लॉट काट के बेचने हैं तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में जाते, एक नक्शा पास कराते और नक्शा पास कराने के बाद वो प्लॉट बेच सकते थे। लेकिन संबंधित व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि वो ट्रस्ट की जमीन थी, ट्रस्ट की जमीन से प्राइवेट ऑपरेटर के पास आनी थी, उस नियमों का उल्लंघन किया गया, तो ये कार्रवाई सामने आई है। एक बात। दूसरी बात इन्होंने इसमें घुसाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, अकील मोहम्मद अकील जो थे सहसपुर के रहने वाले, उन्होंने जब अपने मन से इस बात को उड़ाया और ये कांग्रेस के ऊपर चिपकाने का काम किया, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। प्रभा जी ने अभी एक अपने वक्तव्य में कहा कि जमीन अलॉट की गई, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए जमीन बेनामे से खरीदी गई है। पहले इनको, क्योंकि इनके पास तो उतना ही डाटा आएगा जो मुख्यमंत्री जी भेजेंगे। दूसरा, राज्य में इस वक्त जितनी सांप्रदायिकता की आग लगाने की पूरी तैयारी चल रही है, तो उसी क्रम में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये जमीन का मैटर भी है। मुद्दा केवल ये बात है कि वो जमीन जो ट्रस्ट की है वो ना तो किसी व्यक्ति को प्राइवेटली बेची गई और उसको बेचे जाने के बगैर जो MDDA के एक्ट है उसके अनुसार कार्रवाई करने के बजाय सीधे प्लॉट काट के बेचने का काम शुरू किया। यदि वो MDDA से नक्शा पास करा लेते तो कोई आपत्ति नहीं थी कि खरीदने वाला व्यक्ति मुसलमान है या हिंदू है, और ना तो उस वक्त IMA को खतरा था ना किसी को खतरा था। मैं प्रभा जी से एक निवेदन करूंगा कि जब आपको मुस्लिम आबादी से खतरा है और IMA वहां पर मौजूद है देहरादून में, कोई ये आज तो बना हुआ नहीं है, तो पुराना संस्थान है, तो आप देहरादून से जितने भी मुस्लिम आबादी के लोग हैं इनको बाहर निकाल दीजिए वहां से, ताकि IMA सुरक्षित रहे, क्योंकि इस राज्य की सरकार के भरोसे तो सुरक्षित रहेगा नहीं। ये तो एक मिनट सुन लीजिए। आ रहे प्रभा जी आशीष जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। प्रभा जी आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, अब उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। प्रभा जी आपको मौका मिलेगा। प्रभा जी आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा भाई। प्रभा जी आप जवाब दीजिएगा। प्रभा जी ऐसे चर्चा नहीं होगी ना। प्रभा जी आप अपनी बात रखिएगा। आपने प्रभा जी आपने अपनी बात रखी भाई। प्रभा जी आप ऐसे डिबेट ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। प्रभा जी आप अपनी बात आप जवाब दीजिएगा, आशीष जी की बात आने दीजिए जी। अगर आप इनकी आवाज को शट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं प्रभा जी आप ऐसे, ठीक है आशीष जी बात कंप्लीट करें। कर रहा हूँ प्रभा जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आपके पास अभी उतनी जानकारी। ठीक है आशीष जी अपनी बात कंप्लीट करें। आशीष जी अपनी बात कंप्लीट करें। सुन लीजिए पहले एक बार। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। UIDB यानी उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की 3600 बीघा जमीन पर प्लाट काटने की तैयारी चल रही है। परसों यशपाल आर्य जी ने उसका खुलासा किया, तो बता दीजिए ना कि या वो जो UIDB है वो मुस्लिम संस्था है या हिंदू संस्था है। उसके बाद मुझे बता दीजिए, रामदेव को आपने जॉर्ज एवरेस्ट दे दिया, वो किस आधार पर दे दिया मुझे बताइए। रामदेव जी मुसलमान है या हिंदू है, ये भी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपके सामने ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, इनके एक हाथ से उत्तराखंड की जमीन बेचने में और लूटने में और सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इनकी चोरी पकड़ी जाती है तुरंत ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान, हिंदू सम्मेलन, तुरंत इधर उधर की बात करने लगते हैं। तो ये स्क्रीन का बिल्कुल सही डिजाइन है। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, यदि उस संस्था ने बिना MDDA की अनुमति के, और वहां पर तो डिसमेंटल की कार्रवाई भी हुई है, विभाग ने करी है, क्यों नहीं कार्रवाई जमीन जब्त हुई? आपने कैसे बेनामे होने दिए? आप उस वक्त आपके पदाधिकारियों को चिल्लर में बढ़ रही थी तो आप चुपचाप बैठे रहे। अब आपकी क्योंकि चोरी UIDB में पकड़ी जा रही है, दूसरे विभागों में पकड़ी जा रही है, तो अब आप इधर उधर की बात करने लगे। हमारा साफ कहना है कि यदि बिना आपके सरकारी अनुमति के, MDDA की अनुमति के प्लाट काटे गए तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। और अगर यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात ना तो 2002 में थी, ना 2010 में थी, ना 20 में थी, ना 25 में थी, ना 26 में है। कहीं पर भी मौलाना असद मदनी का एक पत्र दिखाइए जहां उन्होंने कहा कि हम शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं। उन्हें ना तो तिवारी जी ने अनुमति दी, ना उसके बाद किसी भी सरकार ने। ठीक है आशीष जी आपकी बात आ गई। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी का हम रुख करेंगे। दीपक रावत जी, जिस 20 एकड़ जमीन की हम चर्चा कर रहे हैं वो आईएमए के करीब वो जमीन थी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा भी ये मामला बताया जा रहा है कि वहां पर निर्माण किसी तरीके का, ना व्यवसायिक ना आवासीय, किसी तरह का निर्माण नहीं होना था। हाईकोर्ट ने सख्त गाइडलाइंस ट्रस्ट को भी दी थी, सरकार को भी दी थी कि ये जमीन बेची भी जाएगी तो वो कृषि योग्य ही रहेगी, कृषि इस्तेमाल में ही ली जाएगी। उसके बावजूद भी ये जमीन अब प्लॉटिंग की जा रही थी, ट्रस्ट की तरफ से भी लापरवाही की गई, और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इस जमीन को बेचा जा रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो इसमें अधिकारी सम्मिलित हैं, बैनामा रजिस्ट्री सब चल रही थी, तो लगातार हाईकोर्ट की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही थी, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मनोज भाई, चोर चोर मौसरे भाई, इस भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इस प्रदेश में एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है जी। आप देख लीजिए, इनकी डिबेट देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे जैसे सारा का सारा जिम्मेदारी इन्होंने प्रदेश की ले रखी है, लेकिन आप इनके क्रियाकलाप देख लीजिए तो इस तरह के प्रकरण आपको नजर आएंगे। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का कहना है आवंटन हुई, कांग्रेस का कहना है बेनामा हुआ। अब तीसरी बात, सवाल यह है कि यदि वहां पर जिस प्रयोजन के लिए वो जमीन ली गई थी और वो कार्य नहीं किया गया तो कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं करी? और यदि कार्रवाई करने से चूक गए हैं तो पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं, 10 वर्षों की बात कर रहा हूं मैं, क्या वो गंधारी की तरह पट्टी बांधे बैठे थे क्या? जैसे गंधारी खोलने के बाद पट्टी बांध देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हुए, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भगवान की पट्टी बांध दी थी आंखों में? सवाल उठता है कि यदि ये प्रकरण कोर्ट में चल रहा है तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों को इसमें जिम्मेदारी नहीं, दोनों ही पक्षों को अपने तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। लेकिन ये प्राय देखा गया है मनोज भाई कि 9 नवंबर 2000 के बाद एक खुला खेल फर्कोबाजी इस प्रदेश में जमीनों के आवंटन में और हुआ है, लीज देने में हुआ है, और वो अभी भी बरसपुर जारी है। और उसका खामियाजा इस प्रदेश की जो बहुमूल्य भूमि थी ना, उसको औने कौड़ियों के नाम में अपने अपने परिजनों को बांट दिया गया है, दे दिया गया है। ये इस बात में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, वो कह रही थी कि एक विशेष को प्लॉट बांटे गए, हमें आपत्ति है। अरे आप ये बताइए कि वो प्रक्रिया ही आपत्ति में आनी चाहिए। इससे आपत्ति नहीं किसी विशेष वर्ग के लोगों को बांटी गई है। अगर ऐसी विशेष वर्ग के लोगों को बांटी गई है तो कल के डेट में कहीं कोई बचेगा नहीं क्या? विशेष पूरे सवाल ये होना चाहिए, विरोध बात होना चाहिए कि यदि भूमि आवंटन गलत तरीके से हुआ है, जिस प्रयोजन के लिए हुआ है, और आज यदि उसको गलत तरीके से बचा जा रहा है, इसका विरोध करिए। लेकिन क्योंकि आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आपने सूबों पर चढ़ा हुआ चुपाइए, राजनीति करिए, लेकिन आप अपनी कमियों को क्यों छुपा रहे हैं? 10 वर्षों से आपके कितने मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश में? 2026 में इस प्रदेश को बदलाव करने में लगे हुए दोनों के दोनों। जो तथ्य प्रस्तुत करने हैं, आप सत्ता में है, आप सरकार में है, सरकार इसमें क्या रोल करती है, आप सरकार की तरह निर्णय लीजिए। कौन क्या निर्णय लेगा? सिर्फ राजनीतिक फायदे के मुद्दों को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं और किसी दोनों तक इनकी राजनीति है, एक गंदी राजनीति जो डेमोक्रेसी चेंज करना, लव जिहाद बोलना, मस्जिद मंदिर बोलना, इस प्रदेश में अपना एक एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जी। अगर यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनसे दूर हो जाए, किसी तरीके की चर्चा निकल जाए, मुख्यमंत्री लेकर होने लग गया कि मेरे पति कितना अच्छा काम कर रहे हो, इसमें कोई चर्चा ना हो, इसमें कोई चर्चा ना हो। के माँ बाप रहे उनके पतियों में कोई चर्चा ना हो, गर्दन साफ की जाए, इसमें कोई चर्चा ना हो। तो ये इस तरीके का जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों से इस प्रदेश को इन मुद्दों के साथ झगड़ा जा रहा है। ठीक है, नाकामी पिछले 10 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में खड़ी हुई है, उसको छुपाने का प्रयास है। अब मुद्दे क्या है? मुख्यमंत्री बने, किसने बांध के रखा था? उनके हाथ पर मार लेते क्या प्रदेश की जनता ने? आगे पिछले 5-10 वर्षों तक अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करी सरकार की तरफ से?
राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे जी जनता के लिए छाड़ना चाहती है। ठीक है दीपक जी, इस बात में जी ठीक है दीपक जी, आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी, 20 एकड़ जमीन आईएमए की आपत्तियों को दरकिनार करके, हाईकोर्ट की आपत्तियों को दरकिनार करके, हाईकोर्ट की जो दिशा निर्देश थे उनको दरकिनार करके, उस जमीन को जो कथित तौर पर शैक्षणिक संस्थान के लिए ली गई थी, उसका किस तरीके से बेचा जा रहा है, उसको प्लॉटिंग की जा रही है, बेचा जा रहा है, ये एक विषय। दूसरी चीज, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, समय समय पर ये शिगुफा, ये जो है, ये लाइनें बाहर आ जाती हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस बनाना चाह रही थी। आप लंबे समय से आप इससे परिचित भी हैं, इससे वाकिफ भी हैं, और 2022 चुनाव में भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो ये शिगुफा था उस समय खूब जोर शोर से चला। क्या लगता है, इस जमीन पर जिस तरीके से नियमों को दरकिनार करते हुए क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, आईएमए की आपत्तियों को दरकिनार किया गया, और किस तरीके से शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये डेमोग्राफी बदलने का क्या प्रयास किया, या उनके द्वारा, इस इस्लामिक संस्था के द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? आप क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए मनोज भाई, निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मामला है। पहला तो ये कि एक जमीन एक निश्चित लैंड यूज के जरिए आपने खरीदी जी, उसमें स्पेसिफिक है कि वो शैक्षणिक संस्था ही वहां खुल सकती थी। अब एक और नेचुरल सी बात बताइए, तमाम लोग विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ, अगर कोई मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट शैक्षणिक संस्था के नाम पर जमीन खरीदता है तो क्या वहां अंग्रेजी स्कूल खोलेगा? ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। वो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में शामिल कोई एजुकेशन सिस्टम खोलेगा। हाँ, बिल्कुल, वो सामान्य नहीं खोलेगा, अंग्रेजी स्कूल नहीं खोलेगा, बहुत साफ सी बात। दूसरी चीज, आपको जमीन की अनुमति मिली, आपने जमीन खरीद दी, वो 103 बीघे के आसपास है, 20 एकड़ कह सकते हैं, और उसके बाद जब लंबे समय तक आपने वहां कोई काम नहीं किया, और जब आपको यह लगा कि अब आईएमए आपत्ति जता रहा है, क्योंकि आईएमए बगल में है और उनको आपत्ति जतानी भी चाहिए। अगर आप तमाम पैनलिस्ट यहां बैठे हैं, विधानसभा के सामने, बिल्कुल सामने देहरादून में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, उसे विधानसभा के लिए खतरा बताते हुए रोक दिया गया, जबकि उसने एमडीडीए से 2 बार नक्शा पास करवाया। वो मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, और जबकि वो बिल्डिंग पीछे थी, उसके आगे अब एक हॉस्पिटल बन रहा है, उससे कोई खतरा नहीं होगा विधानसभा को। अब देखिए, ये 2 वही बातें हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो नेचुरल है कि जब मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट ने जमीन खरीदी तो वो मुस्लिम एजुकेशन की कोई संस्था ही बनाएगा, एक बात। दूसरी बात, फिर जब लंबे समय तक इस पे कुछ नहीं हुआ तो वो जमीन बेच दी गई, और क्योंकि वो बहुत बेशकीमती जमीन है, इसलिए निश्चित तौर पर बड़े प्लॉट भी काटे गए, छोटे प्लॉट भी काटे गए, और तमाम लोगों को वो जमीन दी गई। अब ये सवाल है कि जिस जमीन का लैंड यूज स्पेसिफाई है, उस जमीन को आप टुकड़ों में बांट के कैसे बेचें? ऐसा ही एक मामला थानों का है। थानों में मोदी ग्रुप के पास एजुकेशन ट्रस्ट, एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जमीन दी गई, और जब उन्होंने बेची तो वो एजुकेशन वालों को ही बेची जी। ये बिल्कुल साफ होता है कि आप जो लैंड यूज के लिए जमीन ले रहे हैं। अभी एक और मामला बता दूं मैं आपको, सबके ध्यान में होगा जी। छिद्दरवाला में फन वैली है, अम्यूजमेंट पार्क था, बहुत दिनों तक चला, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। वहां भी प्लॉटिंग करके जमीन बेची गई, जबकि वो पर्टिकुलर टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए जमीन दी गई थी। तिवारी जी के टाइम का ही किस्सा है वो भी, और उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट बना के बेच दिया। अब उस पर भी जांच बैठ गई है। तो या तो आप लैंड यूज चेंज कराते, लेकिन जब आपको जमीन के अनुमति के समय, जब भूमि खरीदने की अनुमति थी, साफ कर दिया गया था कि आपको एजुकेशन ट्रस्ट ही बनाना है। तो उसे निश्चित तौर पर देखिए, 22 में
मुस्लिम लेकिन यूनिवर्सिटी अरुण शर्मा जी, जिस तरीके से आईएमए तो कोई अभी नई संस्था तो खुली नहीं है, पहले से ये संस्था रही होगी। जब ये जमीन दी गई, आईएमए तो पहले से मौजूद था, उसके बावजूद उस समय कैसे ये जमीन दे दी गई, ये क्या सवाल नहीं है? क्या उस समय आईएमए को राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं था? ये बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बना। उस समय जब जमीन दी गई तब इस चीज को देते वक्त क्यों नहीं देखा गया किस जगह की जमीन दी जा रही है, किस इस्तेमाल में दी जा रही है? अब तो खैर उसमें भ्रष्टाचार हो ही रहा है। देखिए मनोज भाई, ये जमीन दी नहीं गई, ये उन्होंने खरीदी जी। उनको पर्टिकुलर एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दी। खरीदी तो उन्होंने ही जी। और निश्चित तौर पर आईएमए वही था, लेकिन उस टाइम हो सकता है बहुत सारे लोगों का ध्यान न गया हो जी। और साथ में ये भी था कि देखिए एक चीज और समझने की, अगर ये एजुकेशन ट्रस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई बना देता तो मेरे ख्याल से इतनी बात नहीं होती। लेकिन बात इसलिए उठी ये कि वो छोटे प्लॉट काटे गए वहां और पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को ही जमीन बेची गई, इसलिए ये मामला उठ रहा है। अगर वहां कॉमन कम्युनिटी होती, वहां हिंदुओं की भी दे दी जाती, सिखों को भी दे दी जाती, मुस्लिमों को भी, तो मेरे ख्याल से ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। लेकिन पर्टिकुलर मुस्लिम्स को जमीन बेचने से ही ये मामला तूल पकड़ा है। और निश्चित तौर पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, कांग्रेस के एक प्रवक्ता मेरे साथ ओपन डिबेट में थे एक बड़े चैनल के जी। उन्होंने ये स्वीकार किया था, ऋषिकेश में गंगा के किनारे डॉक्टर शर्मा है, दिल्ली से आए थे, ये स्वीकार किया था कि हाँ हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है। उस डिबेट में स्वीकार किया था, मैं उस डिबेट में था और जो हमारे मंत्री हैं सुबोध उनियाल, 3 जने थे उस डिबेट में, तो तीनों के बीच में उन्होंने सरेआम स्वीकार किया था। और अगर वो पुरानी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो वो भी देख सकते हैं सब लोग कि वो है, आज की तारीख में भी है। जी मनोज भाई, निश्चित रूप से। लेकिन अरुण सर, एक अहम बात, अरुण शर्मा जी, एक अहम बात और हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी आशीष जी कह रहे थे कि अगर एमडीडीए से नक्शा पास किया गया होता तो इसकी प्लाटिंग की जा सकती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त इस पर गाइडलाइन जारी की थी, निर्देश दिए थे कि ये कृषि योग्य ही इस्तेमाल में ये जमीन की जाएगी। अगर ये जमीन उस संस्था ने खरीदी थी, शैक्षिक कार्य के लिए खरीदी थी, फिर हाईकोर्ट ने इसको कृषि कार्य के लिए क्यों कहा? और सबसे बड़ी बात है, सरकार को भी निर्देश दिए थे और इस संस्था को भी निर्देश दिए थे कि अगर आप बेचेंगे तो कृषि कार्य ही होगा। आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि लैंड यूज सरकार के स्तर पर चेंज होता है, हाईकोर्ट के स्तर पर नहीं होता। सरकार उसको चेंज करती है, उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है, ये तमाम लोगों को पता है। लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल के लिए थी, लेकिन इसलिए, और बाद में हो सकता है कि हाई कोर्ट में उन्होंने दलील दी हो कि हम एजुकेशन वो इंस्टीट्यूट नहीं खोलेंगे, हम यहाँ कृषि कार्य करेंगे, तो हाई कोर्ट ने उस वजह से यह आदेश दिया हो कि यहाँ केवल कृषि कार्य होंगे। तो हो सकता है वो चीजें, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन स्थिति यह है कि ये जमीन आज की तारीख में बेच दी गई है अधिकांश, और उसी वजह से इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। ठीक है शर्मा जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम आशीष जी का रुख करेंगे, उसके बाद प्रभा जी का रुख करेंगे। आशीष जी, आप पहली बात आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें शामिल कर लेते हैं हम। टी राजा की भी इसमें एंट्री हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर मदनी पर निशाना साधा है कि मुस्लिमों के रहबर बनकर मुसलमानों के नाम पर वो किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है जो अभी अरुण शर्मा जी ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, कभी इस तरीके की बात नहीं हुई। देखिए, मैं जो अरुण जी जिस संदर्भ का उल्लेख कर रहे हैं, मैं उसी को संदर्भ को बढ़ाने की बात कर रहा था जी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आकिल अहमद, जो हमारे कांग्रेस के एक पदाधिकारी रहे सहसपुर से, उन्होंने जब चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जताई तो वहां पर गए, तो वहां उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि भाई ये काम भी होने चाहिए, ये होने चाहिए। साथ साथ उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द उसमें बोला। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द उनके प्रस्ताव का हिस्सा था। उनके प्रस्ताव का हिस्सा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसे प्रचारित किया कि जैसे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो, यानी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी। अभी अरुण जी ने एक बात और बताई कि वो जमीन जो है, वो मैंने उसमें उल्लेख किया कि यदि वो एमडीडीए से नक्शा पास कराते, दो बिंदु सामने आने इसलिए जरूरी है। नंबर एक
कि उस एजुकेशनल सोसाइटी को 2002 में जब एनडी तिवारी सरकार बनी तब से लेके कभी भी एजुकेशनल संस्थान बनाने की परमिशन नहीं दी गई। देवबंद जैसी कोई बड़ी संस्थान बनाना चाहते थे, उनको परमिशन नहीं मिली जी। और जब आज लगभग 24 साल उस बात को हो गए हैं, तो वो संस्थान को यदि प्लॉटिंग का कार्य करना था तो एमडीडीए के नियमों के अनुसार कर सकते थे। देहरादून के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, देहरादून छोड़ दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, जहां मुस्लिम आबादी एक तरफ रहती है, हिंदू आबादी एक तरफ रहती है। हिंदुओं में भी एससी आबादी एक तरफ, ओबीसी एक तरफ, और उसके बाद अगर देखेंगे तो जो नॉन रिजर्व सामान्य लोग हैं वो एक तरफ रहते हैं। जहां मुस्लिम आबादी है वहां वो कोई नया मुसलमान अगर कोई प्लॉट लेगा, रहने का लेगा, तो सामान्य प्रचलन भारत में ये है कि वो अपने आबादी में, अपने क्षेत्र में जाएगा। एक बात। दूसरा ये सरकार दो परसेप्शन को एक साथ मिला रही है, ये कि इस जमीन में जिस पर प्लॉट काटे गए इसे भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन ना तो उन्होंने मांगी और ना उन्हें मिली। 2002 में मांगी थी, मिली नहीं, तो बात खत्म हो गई। तो जब कांग्रेस ने 2002 में नहीं दी तो 2017 में कहां से दे देते? 2017, 12 और 17 में सरकार रही, अगर हमें देनी होती तो हम पीछे परमिशन दे देते। तो ये तो पोल बीजेपी की खुली है कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जिन है ये 2017 के चुनाव प्रचार में निकला। 2017 से पहले तो उसका जिक्र भी नहीं था, जबकि तब तक मौलाना असद मदनी दोनों सरकारों में, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी प्रयास कर चुके थे, अनुमति नहीं मिली। आज उन्होंने जो जमीन एक व्यक्ति को पावर अटॉर्नी करके बेची है, ये जमीन बेचने का सही तरीका नहीं है। उसके लिए आपको एमडीडीए के अनुसार, क्योंकि वो 3 बीघे से अधिक जमीन है, तो एमडीडीए के अनुसार नक्शा पास कराकर, रेरा में पास कराकर तब बेची जा सकती थी। अगर वो ऐसा बेचते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। ये और दूसरी बात आपने अभी उल्लेख किया है टी राजा सिंह का, इसमें अभी टी राजा सिंह नहीं, जितने भी देश भर में नफरती चिंटू भाजपा के घूम रहे हैं वो सब आएंगे अभी जी। इसमें कभी आप देखना नितिन गडकरी कभी नहीं आएंगे, लेकिन टी राजा जरूर आएगा। तो ये तो इनका चुनाव का गैंग है, चुनाव में ये इस तरह के नफरती एजेंडे फैलाने में माहिर है। और वो बजरंग दल के लोग उत्तराखंड की गली गली में घूम रहे हैं नाम बदलते हुए, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हुए घूम रहे हैं, उसके बाद इन्होंने हिंदू सम्मेलन भी कराने शुरू कर दिए। अंकिता भंडारी के लिए तो कोई सम्मेलन कराया नहीं था। लेकिन एक बात और है सर, मैं लास्ट बात कह रहा हूँ, ये दोगले भी है। दोगले इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उत्तराखंड की धरती पर ऐसा मौजूद नहीं है जिसका बेटा अथवा बेटी बजरंग दल में शामिल हो। ये दोगले भी है, वहां गरीब और कमजोर लोगों को मारने का काम करेंगे। ठीक है प्रभा जी, आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगी? कितना सहमत हैं आप आशीष जी से? दूसरी चीज, आप कह रही हैं कि डेमोग्राफी बदली जा रही है इसके माध्यम से, और आशीष जी कह रहे हैं सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। देखिए मनोज जी, ये तो स्पष्ट ऑलरेडी मेरे को लगता है हम लोगों को पहले से ये कि इस देश में नफरत फैलाने का काम जब से मुझे लगता है ये देश आजाद हुआ है कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस तो अपने आप को ठेकेदार मानती है, ये तो कहती है कि ये देश आजाद भी हम ही ने कराया, ना तो इस देश में कभी कोई क्रांतिकारी कराए, नहीं आपने थोड़ी ना कराया, नाम इन्होंने कभी लिए। आशीष जी, अब आपको सुनना पड़ेगा। आशीष जी आपको सुनना पड़ेगा। आशीष जी अब सुन लीजिए, प्रभा जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। जी प्रभा जी। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में नहीं, आ रहा हूँ आशीष जी, आ रहा हूँ। आपको आपत्ति होगी आप जवाब दीजिएगा, आपको आपत्ति होगी आप जवाब दीजिएगा। आशीष जी आपको आपत्ति होगी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन कम से कम बात कंप्लीट करने दीजिए भाई, आप बोलने नहीं देंगे। जी एक बात बताइए, ये नफरत फैलाते हैं, बताइए हिंदू आतंकवाद बोलने की राहुल बाबा है, वो भी संसद में हिंदू आतंकवाद किसने नारा दिया? हिंदू हिंसा अभिनव भारत, ये सब संस्थाएं जो है, ये सब संस्थाएं और व्यक्ति ना बम फोड़े। अरे वो बरी किए गए भाई, आशीष जी वो बरी किए गए। राहुल बाबा बोलते हैं हीरो, द ग्रेट हीरो ऑफ हिंदुस्तान, मोहम्मद मोदी बाबा भी बोलते हैं, मोदी बाबा भी बोलते हैं। अरे आशीष जी भाई, आशीष जी, अरे आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, झूठ बोल रही है बार बार दोनों। ठीक है आप ठीक कर दीजिएगा, लेकिन आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, आप बाद में करेक्ट कर दीजिएगा। कांग्रेस के लिए ये कहूंगी कि ये नफरती लोग हैं, इन्होंने शुरू से ही जब से देश आजाद हुआ तुष्टीकरण की नीति के सहारे ये चले, एक परिवार के ये सब चमचे हैं,
क्योंकि इन लोगों को देश आप से तो कोई कई लेना परिवारों देना के नहीं चमचे है। हैं। और मुझे तो ये आप लगता तो है कई कि परिवारों के अगर चमचे हैं, इनके हाथ में अनरजिस्टर्ड सत्ता संस्था के होती तो चमचे ये हैं तो आप। इनका बस चले तो ये तो हमारे देश का नामकरण भी चेंज कर देंगे। ये वो लोग हैं कि सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का बस चले क्या? आज मैं ये भी कहूंगी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई बुद्धिजीवी ना हो। आज लेकिन प्रभा जी, कहने में हमें शर्म प्रभा आ जी, रही है। प्रभा जी 2 कार्यकाल से आपकी सरकार है। प्रभा जी, प्रभा जी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके नेता विपक्ष के बयान आप देखिए किस प्रकार विदेश की धरती में जाके अपने देश को बदनाम करने का काम करते हैं। और इसमें एक चीज मनोज जी मैं ये बताऊंगी, इससे पहले भी विपक्ष रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, लेकिन आप जरा नेताओं की तुलना कीजिए कि जब नेता जो सत्ता दल के होते थे, जो विपक्ष के नेता होते थे, कितनी बराबरी उन लोगों में होती थी। पहले होती थी, सत्ता में है, एक विपक्ष में। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बराबरी थी, आज नहीं है। जिनको ये नहीं पता कि जलेबी की वो फैक्ट्री लगाते हैं, आलू से वो सोना बनाते हैं। नहीं प्रभा जी, इस पे हम नहीं जाएंगे। प्रभा जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रभा जी हम इस पे नहीं जाएंगे। प्रभा जी हम आलू से सोना और इस पे नहीं जाएंगे, मुद्दे पर रहिए। प्रभा जी, आप 2 कार्यकाल से आपकी सरकार है, अगर नियमों की अनदेखी की जा रही थी, प्रभा जी नियमों की अनदेखी की जा रही थी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज इतने समय बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। 2 कार्यकाल आपकी सरकार रही है और अब अगर इस पर इस तरीके से ये जमीन जो है बंदर बांट किया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरा है, हाईकोर्ट की जो है वो अवहेलना की जा रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रभा जी लालच जी के कारण। मनोज जी नहीं, मैं एक बात बताइए। नहीं जी बिल्कुल सही बात है। मैं ये आपका प्रश्न है कि कार्यवाही देखिए, कार्यवाही जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनका बस चलता तो ये अपने कार्यकाल में जरूर बनाते, लेकिन इनको पता था 12 से 17 तक इन लोगों की वजह से ही, जिन्होंने इन्हीं की वजह से तो दोबारा से मुस्लिम यूनिवर्सिटी सामने आई। क्यों इनको चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लेना पड़ा 2022 में? इनको कैसे पता था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाएगी? आज ये कह रहे हैं कि हम नहीं बनाना चाहते थे ये जमीन, क्योंकि इन्होंने जमीन अलॉट कर रखी थी, वहां पर चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन वो जमीन अलॉट नहीं है, परचेज की गई उन्होंने है। क्यों मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी? आप बताइए ना। मत कीजिए, हम तो ये झूठ बोलते वक्त कह रहे चेहरे थे, पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन मनोज जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इन्होंने सारे काम कर रखे थे, सारी जमीन इनके पास थी, लेकिन जब भारी जन विरोध क्या हुआ, कर रहे थे 9 साल से? आप अपना बताइए ना। तो उसके बाद तुरंत ये लोग पीछे हट गए, कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उस जमीन पे जब मैं ये कहूंगी कि जो वहां पर प्रॉपर्टी और ये जो चलने लगा, वहां पे आवंटन खुर्द बुर्द होने लगी, जमीनें रजिस्ट्री सामने आई, तो देखिए आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो उसके तहत आज ये कहते हैं कि वहां पे मुस्लिम आए हैं, इसलिए हमें पता चला। बात ये नहीं है कि आज करने का काम इन लोगों ने करा है, और ये और उसमें केवल उत्तराखंड के लोग नहीं है, ये बाहर से लोगों को ला के वहां पर बसा रहे हैं। ठीक है प्रभा जी आपकी बात आ गई। प्रभा जी आपकी बात आ गई। दीपक जी, प्रभा जी आपकी बात आ गई। प्रभा जी ये राजनीतिक मंच नहीं है, कृपया बस उतना ही, अब बाकी लोगों को बोलने दीजिए। दीपक जी हम आपके पास आ रहे हैं। दीपक जी, क्या आपको क्या लगता है कि ये उत्तराखंड की वास्तव में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये इस जमीन का बंदर बांट चल रहा था और प्लाटिंग चल रही थी, खरीदी गई जमीन थी, तो डेमोग्राफी बदली जा रही थी कहीं ना कहीं, या जैसा कि अभी बात हो रही थी कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का उसमें अगर सभी लोग खरीद रहे होते जमीन तो शायद दिक्कत ना होती। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तराखंड का स्वरूप नहीं बदलने दिया जाएगा, लेकिन क्या इसके माध्यम से वास्तव में स्वरूप बदलने की कोशिश की गई है, की जा रही है? दीपक जी कम शब्दों में। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि ये मुद्दा उठाया किसने है? क्या उत्तराखंड के किसी सांसद ने उठाया है? जिस सांसद के परिक्षेत्र के अंदर, संसदीय क्षेत्र के अंदर ये आता है? नहीं। क्या जो वहां के विधायक जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने उठाया है? सवाल है नहीं। क्या किसी जो नगर पंचायत उसने उठाया है? नहीं। यहाँ पर आपके प्रभाव गतिविधि ऐसा लग रहा है जैसे सबसे बड़ी ठेकेदार हिंदुओं के सांसद बनी थी। मैं पूछना चाहता हूँ इनके सांसद क्या चुप बैठे हैं क्या? देखिए बात रावत जी, मैं ये बोलूंगी बात मुद्दा उठाने की नहीं होती, बात ये होती है अगर कोई भी मामला संज्ञान में आएगा सरकार के तो काम उस पर कार्रवाई की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी तो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं,
आप भी तो कहते हैं कि जल जंगल प्रभा जी भाई दीपक जी सुन रहे थे आपको। प्रभा जी, दीपक जी आपको सुन रहे थे, आप उनकी बात आने दीजिए। प्रभा जी ऐसा नहीं चलेगा। प्रभा जी आप किसी को बोलने नहीं देंगी। प्रभा जी माफ कीजिएगा, दीपक जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। जी दीपक जी, नहीं प्रभा जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। प्रभा जी आपसे जवाब मांगा जाएगा तब आप जवाब देंगी। आप दूसरों को बोलने दीजिए ना। आप लोग लगाते हैं तो वो कहाँ चले गए? वो लोग जो आरटीआई के तहत जानकारी मांगते हैं तो कहाँ चले गए? यूकेडी के वो लोग आपकी सरकार कहाँ गई? आपके मुख्यमंत्री कहाँ गए? आपके मंत्री विधायक? नहीं ऐसे डिबेट नहीं चलेगी भाई। ठीक है दीपक जी आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी आपके पास आखिरी सवाल के साथ आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी आखिरी सवाल के साथ आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी, उत्तराखंड की क्या लगता है आपको, ये जो घटनाक्रम इस तरीके के चल रहे हैं, इससे क्या डेमोग्राफी वास्तव में इससे चेंज की जा रही है या सिर्फ इसकी चर्चा की जा रही है? मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, वो वास्तव में उसकी चर्चा जमीनी स्तर पर कहीं नजर आती है या सिर्फ इसको लाभ लेने के लिए चर्चा की जाती है? वास्तविकता क्या है? मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं डेमोग्राफी नहीं बदलने दी जाएगी, अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, आईएमए चिंता जताता है, हाईकोर्ट की निगरानी, हाईकोर्ट की भी अवहेलना होती है, तब सवाल खड़े हो जाते हैं कि वास्तव में ये जो सवाल हैं इनके जो जवाब है तलाशना जरूरी हो जाता है। देखिए मनोज भाई, आज आशीष भाई कितना ही मना कर ले कि यह हरीश रावत ने मामला नहीं उठाया, लेकिन जब ये मामला उठा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जी, तो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने विरोध नहीं किया था कि हम नहीं बनाएंगे, हमारा ये कोई एजेंडा नहीं है, किसी ने नहीं किया था। एक बात जी। दूसरी चीज, ठीक है आशीष आ रहे हैं। अरे मेरे भाई अब मुझे बोलने दो। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये देवभूमि है, बहुत साफ सी बात है। आप इसको किस स्वरूप में आगे भविष्य में देखना चाहते हैं, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज की तारीख में गांव-गांव में, पहाड़ के गांव-गांव में जो मुस्लिम बसे हुए हैं उनसे किसी को विरोध नहीं है। आज वो माला भी बेच रहे हैं, फूल भी बेच रहे हैं, प्रसाद भी बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया गढ़वाली और कुमाऊनी बोल रहे हैं, किसी को विरोध नहीं है। विरोध ये हुआ कि जब 4 जिलों में, जो मैदानी 4 जिले हैं, इनमें राज्य बनने के बाद अचानक एक धर्म विशेष की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। सवाल वहां से होता है, उसके बाद अपराध भी बढ़े और चीजें भी बढ़ी। जो मैं वो तो नहीं बोलूंगा कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सब घटनाएं सबके सामने आई हैं। अब या तो हम इसे देवभूमि में, जिसकी वजह से यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं, पिछले साल 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु आए एक साल के अंदर, रिकॉर्ड। तो क्या हम उनके लिए एक मुफीद वातावरण बनाएंगे क्या विपरीत वातावरण बनाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। ये चीजें बिल्कुल हमें मनन करना चाहिए कि हम इस प्रदेश का स्वरूप भविष्य में नौजवानों को क्या देना चाहते हैं। जी मनोज भाई, निश्चित रूप से ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जरूर तलाशने होंगे। आगे समय इजाजत नहीं देता है, माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, लेकिन सवाल बड़े हैं कि वास्तव में क्या डेमोग्राफी बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तराखंड के स्वरूप को हम बदलने नहीं देंगे, लेकिन अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर कार्रवाइयां चल रही हैं तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी है, वहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि ना उत्तराखंड का स्वरूप बदले, ना उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदले, कानून व्यवस्था भी उत्तराखंड का ठीक रहे, उत्तराखंड अनवरत विकास की सीढ़ियां चढ़ता रहे, यही सबकी कामना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एजेंडा चलाया जाता है इस तरीके का तो कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब भी आना जरूरी हो जाता है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक